कभी ये सोचा है कि जिन जगहों पर हम रोज आते जाते हैं या जिन चीजों को हम शायद मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, हाँ उनके नीचे इतिहास की कितनी गहरी, कितनी पुरानी परतें दबी हो सकती हैं। हाँ, ये बात तो है। मतलब सोचिए, किसी गांव के लोग सदियों से अपने घरों में कुछ पुरानी सी अजीब दिखने वाली ईंटों का इस्तेमाल कर रहे हों, और उन्हें जरा भी मतलब बिल्कुल अंदाजा ना हो कि वो ईंटें असल में एक विशाल, कोई 5000 साल पुरानी, पूरी तरह से विकसित सभ्यता, उसके किसी गुमशुदा शहर का हिस्सा हैं। नहीं, ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत है। और यही अविश्वसनीय कहानी हमें आज की हमारी इस खास चर्चा के विषय तक ले जाती है, हड़प्पा सभ्यता। हाँ, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। बिल्कुल, सिंधु घाटी सभ्यता। हम आज इसी प्राचीन दुनिया के रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे, जो भी स्रोत हमें मिले हैं उनके आधार पर। बिल्कुल, और हमारा मकसद यही है कि इस सभ्यता की खोज की जो कहानी है उसे परत दर परत खोलें। ये दुनिया के सामने आई कैसे, इसका फैलाव कितना था, जो कि सुनने में आता है बहुत ज्यादा था। हाँ, बहुत। और इसकी वो कौन सी खास बातें थी जो इसे अपने समय से मतलब बहुत आगे का बनाती थी। कैसे वो रेलवे लाइन के लिए जो जमीन खोदी जा रही थी, हाँ, उसने एक भूली बिसरी शानदार सभ्यता का दरवाजा ही खोल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। तो कहानी शुरू होती है आज से लगभग 125 साल पहले। चलिए, ठीक है। पश्चिमी पंजाब, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है, वहाँ एक जिला था मोंटगोमरी। अच्छा, साहिवाल। हाँ, इसी जिले के पास हड़प्पा नाम की एक जगह थी। अब वहाँ जो लोग रहते थे, स्थानीय लोग, उनके लिए आसपास बिखरे मिट्टी के टीले और उनमें मिलने वाली पक्की ईंटें वो रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थे, बस। मतलब आम बात थी। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल आम। उन्हें शायद इस बात का बिल्कुल भी गुमान नहीं था कि वो जिन ईंटों को इतनी आसानी से उखाड़कर अपने छोटे मोटे काम में लगा रहे हैं, घर बना रहे हैं, वो किसी मामूली खंडर की नहीं है। ये सोचना ही कितना अजीब लगता है। हजारों साल पुरानी सभ्यता के निशान ठीक उनकी आंखों के सामने। बिल्कुल सामने। और वो अनजाने में उन्हें इस्तेमाल कर रहे थे। क्या उन टीलों या खंडरों से जुड़ी कोई पुरानी कहानियां, कोई मान्यताएं वगैरह नहीं थी उस समय? हो सकता है कुछ रही हो, लोक कथाओं में शायद कुछ हो, लेकिन देखिए लिखित इतिहास में इसका जिक्र ज्यादा नहीं मिलता है। शायद वो चीजें इतनी आम हो गई थी उनके लिए कि किसी ने उनकी प्राचीनता पर कोई खास ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, ये भी हो सकता है। और वो ईंटें थी भी कमाल की, असाधारण रूप से मजबूत, एक खास साइज की बनी हुई। अच्छा। हाँ, जो शायद उनके इस्तेमाल के लिए उन्हें और भी आकर्षक बनाता था। उन्हें क्या पता था कि ये ईंटें लगभग 5000 साल पहले की एक बेहद उन्नत शहरी सभ्यता की गवाह है। और फिर आया साल 1856, यहीं से वो पर्दा उठना शुरू हुआ, है ना? ये रेलवे लाइन वाली कहानी क्या थी, जरा बताइए। हाँ, 1856 के आसपास अंग्रेज सरकार उस वक्त भारत में तेजी से रेलवे लाइनें बिछा रही थी। हाँ, वो दौर ही था रेलवे विस्तार का। बिल्कुल। तो जॉन विलियम ब्रंटन नाम के एक अंग्रेज इंजीनियर थे। वो कराची से लाहौर के बीच रेलवे लाइन बिछाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। जॉन विलियम ब्रंटन, ठीक है। हाँ, अब रेलवे ट्रैक के नीचे गिट्टी या रोड़ी बिछानी होती है मजबूती के लिए। उसे बैलास्ट कहते हैं। हाँ, बैलास्ट। उसके लिए बहुत सारी मजबूत पक्की ईंटों या पत्थरों की जरूरत थी। और उनकी नजर पड़ गई हड़प्पा के उन्हीं टीलों पर, जहाँ से लोग पहले ही ईंटें निकाल रहे थे। बिल्कुल। ब्रंटन बंधुओं ने, जॉन और उनके भाई विलियम थे, उन्होंने देखा कि अरे इन टीलों में तो पक्की ईंटों का खजाना है। उन्होंने बड़े पैमाने पर वहाँ खुदाई शुरू करवा दी ताकि रेलवे लाइन के लिए सस्ती और मजबूत ईंटें मिल जाएं। ओह, तो मतलब एक तरह से। हाँ, इसी चक्कर में अनजाने में ही सही, उन्होंने हजारों साल पुरानी इमारतों की नींवों और दीवारों को तहस नहस कर दिया। लेकिन इसी खुदाई के दौरान कुछ ऐसी चीजें भी निकली, जैसे अजीब सी दिखने वाली मोहरें, जिन पर जानवरों के चित्र और कुछ लिखावट जैसे निशान थे। अच्छा, मोहरें। हाँ, मोहरें। इन्होंने कुछ पुरातत्वविदों का ध्यान खींचा। ये कुछ अलग लग रहा था। तो ये कहा जा सकता है कि रेलवे के विकास ने अनजाने में सभ्यता को मतलब एक तरह से नष्ट भी किया और दुनिया के सामने लाने का पहला कदम भी उठाया। है तो विडंबना, पर हाँ कह सकते हैं, क्योंकि ये अवशेष सबसे पहले हड़प्पा नाम की जगह पर पहचाने गए। इसीलिए इस पूरी संस्कृति का शुरुआती नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। लेकिन ये अभी भी एक अधूरी तस्वीर थी। एक ठीक से व्यवस्थित वैज्ञानिक खोज की जरूरत महसूस हो रही थी। और वो व्यवस्थित खोज फिर कब और किसके नेतृत्व में शुरू हुई? मतलब ये अचानक मिली चीजों से आगे बात कैसे बढ़ी? हाँ, तो इसका जो मुख्य श्रेय है वो जाता है राय बहादुर दयाराम साहनी को। दयाराम साहनी? जी,
वो एक बहुत महत्वपूर्ण भारतीय पुरातत्वविद थे। साल आया 1921। 1921। ठीक है। उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI के जो डायरेक्टर जनरल थे सर जॉन मार्शल। हाँ, जॉन मार्शल का नाम तो बहुत सुना है। हाँ, वो खुद भी एक बहुत अनुभवी पुरातत्वविद थे। उन्होंने हड़प्पा के महत्व को समझा और उन्हीं के निर्देशन में दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की पहली प्रॉपर साइंटिफिक खुदाई शुरू करवाई। अच्छा। यहीं से इस सभ्यता के व्यवस्थित अध्ययन का कह सकते हैं आगाज हुआ। यानी 1856 की उस अधूरी जानकारी के करीब 65 साल बाद जाकर इस पर गंभीरता से काम शुरू हुआ। हाँ, इतना समय लग गया। और क्या हड़प्पा अकेला ऐसा शहर था या और भी मिले? नहीं, और यही बात इस खोज को और भी ज्यादा रोमांचक बना देती है। हड़प्पा की खुदाई शुरू होने के बस 1 साल बाद ही, सिर्फ 1 साल बाद? हाँ, 1922 में एक और बहुत प्रतिभाशाली भारतीय पुरातत्वविद थे, राखालदास बैनर्जी। राखालदास बैनर्जी जी, वो सिंध प्रांत में जो अब पाकिस्तान में है, वहाँ लरकाना जिले में एक पुराने बौद्ध स्तूप की खुदाई करवा रहे थे। बौद्ध स्तूप? और वहाँ क्या मिला? उन्हें उस स्तूप के नीचे, उसके नीचे दबे हुए एक और प्राचीन शहर के अवशेष मिले। अरे वाह! और ये शहर तो हड़प्पा से भी ज्यादा बड़ा और बेहतर हालत में था। क्या बात है! इसका नाम क्या रखा गया? इस जगह को नाम दिया गया मोहनजोदाड़ो, जिसका सिंधी भाषा में मतलब होता है मुर्दों का टीला। मोहनजोदाड़ो, मुर्दों का टीला। हाँ, मोहनजोदाड़ो की खोज ने ये एकदम साफ कर दिया कि हड़प्पा कोई अकेली अधूरी संस्कृति नहीं थी, ये तो एक बहुत बड़े इलाके में फैली हुई एक पूरी सुनियोजित सभ्यता थी। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो 2 बड़े शहर मिल गए। जबरदस्त खोज थी ये तो। बिल्कुल। इसके बाद तो इस सभ्यता की समझ और इसके नाम को लेकर भी काफी कुछ बदला होगा। जैसे आपने शुरू में कहा, इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया था पहले। हाँ बिल्कुल, शुरुआती दौर में यही नाम चला। जब हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे बड़े शहर मिले तो ये दोनों ही सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास के इलाके में थे। तो पुरातत्वविदों ने सोचा कि भाई ये सभ्यता शायद इसी नदी घाटी में फली फूली होगी, इसीलिए इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाने लगा। कभी कभी सैंधव सभ्यता भी कहते थे। लेकिन फिर हड़प्पा सभ्यता नाम ज्यादा क्यों चलने लगा? क्या सिर्फ इसलिए कि हड़प्पा पहले खोजा गया था? वो एक कारण तो था ही। जैसा आपने कहा, आर्कियोलॉजी में अक्सर यही होता है कि जिस जगह पर किसी संस्कृति के पहले निशान मिलते हैं उसी के नाम पर उसका नाम रख देते हैं। हाँ, ये तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। हाँ, तो हड़प्पा पहला स्थल था। लेकिन दूसरा और शायद ज्यादा जरूरी कारण ये था कि बाद में जो खोजें हुई, अच्छा, उनसे पता चला कि इस सभ्यता का फैलाव तो सिंधु नदी घाटी से कहीं ज्यादा बड़ा था। ओह, कहाँ तक? इसके महत्वपूर्ण स्थल गुजरात में मिले, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक मिले, और तो और जो प्राचीन घग्गर हाकरा नदी थी जिसका रास्ता अब सूख गया है, उसके किनारे भी बहुत सारे स्थल मिले। घग्गर हाकरा, हाँ, कुछ लोग इसे सरस्वती नदी से भी जोड़ते हैं। बिल्कुल। तो अब इतने बड़े फैलाव को देखते हुए इसे सिर्फ सिंधु घाटी तक सीमित रखना ठीक नहीं था। वो इसके वास्तविक विस्तार को नहीं दिखाता। इसलिए हड़प्पा सभ्यता नाम ज्यादा सही और ज्यादा समावेशी माना गया। ये बात समझ में आई। अच्छा, इन 2 बड़े शहरों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के महत्व को देखते हुए एक विद्वान थे पिगडिट। उन्होंने इन्हें एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा था। हाँ, स्टुअर्ट पिगेट। इस जुड़वा राजधानियों वाली बात का क्या मतलब समझें? क्या ये कोई सेंट्रलाइज्ड एम्पायर था? देखिए, पिगेट का ये कहना इन दोनों शहरों के विशाल आकार, उनकी जो अद्भुत टाउन प्लानिंग थी, एक जैसी ईंटें, गजब का ड्रेनेज सिस्टम और जो भी अमीर चीजें वहां मिली उसके आधार पर था। ये साफ था कि ये दोनों इस सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र थे। अब जुड़वा राजधानियां कहने का मतलब ये हो सकता है कि शायद ये बारी-बारी से राजधानी रहे हों। अच्छा। या शायद एक उत्तरी और एक दक्षिणी राजधानी जैसा कुछ रहा हो। पर यह सिर्फ एक व्याख्या है, एक अंदाजा। ठीक है। क्या ये सचमुच एक केंद्रीकृत साम्राज्य था या फिर आजाद शहरों का एक नेटवर्क था? इस पर तो विद्वानों में आज भी बहस चलती है। लेकिन हाँ, पिगेट की बात से जरूर पता चलता है कि ये दोनों शहर कितने असाधारण थे। अब जरा इसके विस्तार पे थोड़ी और बात करते हैं। आपने कहा बहुत फैला हुआ था। स्रोत बताते हैं कि अब तक 1000 से ज्यादा स्थल खोजे जा चुके हैं। हाँ, 1000 से भी ज्यादा। और ये गिनती लगातार बढ़ रही है जैसे जैसे रिसर्च और खुदाई का काम आगे बढ़ रहा है। ये तो कल्पना से भी परे है। कहां से कहां तक फैली थी ये सभ्यता? इसका फैलाव देखिए। पश्चिम में बलूचिस्तान में सुतकागेन डोर नाम की जगह है,
वहां से लेकर पूर्व में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर तक। पूरब में यूपी तक? हाँ, और उत्तर में जम्मू में मांडा से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र में दायमाबाद तक। महाराष्ट्र तक, मतलब आज के पाकिस्तान और भारत के बहुत बड़े हिस्से पर। बिल्कुल। और ये उस समय की जो दूसरी बड़ी सभ्यताएं थीं, जैसे मिस्र और मेसोपोटामिया, उनसे भी कहीं ज्यादा बड़े इलाके में फैली हुई थीं। लेकिन क्या ये सभी 1000 से ज्यादा जगह बड़े शहर थे? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनमें से ज्यादातर तो शायद छोटे गांव रहे होंगे, या खेती वाली बस्तियां, या कारीगरों के ठिकाने, या फिर व्यापार के छोटे मोटे पड़ाव। पूरी तरह से विकसित शहरी विशेषताओं वाले स्थल, जिन्हें हम नगर कह सकते हैं, वो बहुत कम है। हमारे स्रोत के हिसाब से अब तक खोजे गए स्थलों में से केवल 6 को ही साफ तौर पर नगर या शहर माना जाता है। 6 नगर कौन कौन से? इसमें आते हैं हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, फिर चान्हूदड़ो, लोथल, कालीबंगा और बनवाली। स्रोत में हिसार का भी जिक्र है, शायद राखीगढ़ी के संदर्भ में। तो हाँ, लगभग 6-7 स्थल हैं जिन्हें हम प्रॉपर शहर कह सकते हैं। अच्छा, तो ये मुख्य शहर थे। इनमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अलावा बाकियों की क्या खासियत थी? हर शहर की अपनी एक अलग पहचान थी। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो तो अपने बड़े साइज, वो जो ऊंचा दुर्ग, सिटाडेल और नीचे का रिहायशी इलाका होता था, बड़े बड़े अन्नागार यानी अनाज रखने के गोदाम, हाँ, ग्रेनरीज। और मोहनजोदड़ो का वो मशहूर विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ, उसके लिए जाने जाते हैं। फिर चान्हूदड़ो, वो भी सिंध में ही है, वो एक बड़ा इंडस्ट्रियल सेंटर था। वहाँ खासकर मनके बनाने का, शंख की कटाई का, मेटल का काम बहुत होता था। अच्छा, फैक्ट्री एरिया जैसा? हाँ, कह सकते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि वहाँ कोई दुर्ग या किला नहीं मिला, जो उसे बाकी बड़े शहरों से थोड़ा अलग करता है। और लोथल, वो तो गुजरात में है शायद? हाँ, लोथल गुजरात में। वो अपने अद्भुत बंदरगाह या गोदी बाड़े, मतलब डॉकयार्ड के लिए मशहूर है। डॉकयार्ड मतलब समुद्री व्यापार होता था? बिल्कुल, लगता है समुद्री व्यापार का एक बड़ा केंद्र था। वहां से फारस की खाड़ी की मोहरें भी मिली हैं, जो इस बात का सबूत है। कमाल है। और कालीबंगा, वो राजस्थान में? जी, कालीबंगा राजस्थान में। वहां से हमें जुते हुए खेत का दुनिया का सबसे पुराना सबूत मिला है। जुते हुए खेत का? वाह। हाँ, और वहां कुछ खास तरह के अग्निकुंड या वेदियां भी मिली हैं, जिनका शायद कोई धार्मिक महत्व रहा हो। और बनवाली? बनवाली हरियाणा में है। वहां की टाउन प्लानिंग थोड़ी अलग थी। सड़कें एकदम सीधी, शतरंज जैसी नहीं, बल्कि कुछ रेडियल पैटर्न में थी, मतलब केंद्र से बाहर की तरफ निकलती हुई। और वहां से मिट्टी का बना एक हल्का खिलौना भी मिला है। हल्का खिलौना? इससे खेती के महत्व का पता चलता है। और राखीगढ़ी? हाँ, राखीगढ़ी जो हिसार जिले में है, वो हाल के सालों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल बनकर उभरा है। और कुछ लोग तो मानते हैं कि शायद ही हड़प्पा सभ्यता का अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा स्थल भी हो सकता है। सबसे बड़ा? ये तो सच में इन नगरों में बहुत विविधता है। अच्छा, अब एक और तकनीकी बात पर आते हैं। इस सभ्यता को अक्सर कांस्य युगीन सभ्यता या ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहा जाता है। इसका मतलब क्या है ठीक? देखिए, इतिहास में हम धातुओं के इस्तेमाल के आधार पर युगों को बांटते हैं। पत्थर युग, फिर तांबा युग, फिर कांस्य युग, फिर लौह युग। हाँ, स्टोन एज, कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज। बिल्कुल। तो कांस्य युगीन का मतलब है कि इस सभ्यता के लोगों ने तांबे में टिन मिलाकर कांसा बनाना सीख लिया था। अच्छा, तांबा और टिन मिलाकर कांसा। हाँ, कांसा जो है वो तांबे से ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होता है। इससे बेहतर औजार, हथियार, बर्तन वगैरह बनाए जा सकते हैं। तो ये उस जमाने के हिसाब से एक बड़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थी। मिस्र और मेसोपोटामिया में भी ये तकनीक थी। लेकिन स्रोत में एक बड़ी दिलचस्प बात लिखी है कि कांसे युगीन तो कहते हैं, पर इनके ज्यादातर औजार कांसे के नहीं थे। ये क्या बात हुई? हाँ, ये एक बहुत जरूरी बारीकी है, इसे समझना होगा। देखिए, हड़प्पा के लोग कांसा बनाना जानते थे, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने इसका इस्तेमाल भी किया, जैसे वो मोहनजोदड़ो से मिली नाचती हुई लड़की की मूर्ति। हाँ, डांसिंग गर्ल। हाँ, वो तो कांसे की है। बिल्कुल, वो कांसे की है। लेकिन जब हम उनके आम इस्तेमाल के औजार और उपकरण देखते हैं, तो उनमें से ज्यादातर शुद्ध तांबे के ही बने होते थे। ऐसा क्यों? कांसा बेहतर था तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? लगता है कि कांसा बनाने के लिए जो टिन चाहिए होता था, वो शायद हड़प्पा वालों के लिए आसानी से या ज्यादा मात्रा में उपलब्ध नहीं था। अच्छा, टिन की कमी थी। हाँ, टिन के स्रोत कम थे
और दूर भी थे, जैसे शायद अफगानिस्तान से आता था, जबकि तांबा उन्हें शायद राजस्थान की खेतरी खानों से और बलूचिस्तान से ज्यादा आसानी से मिल जाता था। तो टेक्नोलॉजी पता होने के बाद भी प्रैक्टिकल वजहों से तांबे का इस्तेमाल कहीं ज्यादा होता था। इसलिए नाम भले ही कांस्ययुगीन पड़ गया हो, पर असल में इसे ताम्र कांस्ययुगीन कहना शायद ज्यादा सही होगा, जिसमें तांबे का इस्तेमाल भारी था। ये हुई ना बात। ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी था। अच्छा, अब एक और वर्गीकरण की बात करते हैं। इसे आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन में क्यों गिना जाता है? इसका क्या मतलब है? हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण वर्गीकरण है। इतिहास को समझने के लिए हम समय को मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटते हैं। 3 हिस्से कौन से? पहला है प्रागैतिहासिक काल। प्रीहिस्टोरिक एज। ये वो समय है जब इंसान लिखना नहीं जानता था, तो हमें उस जमाने की जानकारी सिर्फ खुदाई में मिली चीजों से मिलती है, पत्थर के औजार, गुफाओं में चित्र वगैरह। ठीक है, जब लिखना नहीं आता था। दूसरा है ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक एज। ये वो समय है जब से हमें लिखे हुए स्रोत मिलते हैं और हम उन्हें पढ़ सकते हैं। अच्छा। जैसे मौर्य काल, गुप्त काल। हम उनके शिलालेख, किताबें पढ़कर उनके समाज, घटनाओं, विचारों को समझ सकते हैं। और तीसरा? इन दोनों के बीच का काल है आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक। हाँ, ये वो दौर है जब इंसान ने लिखना तो सीख लिया था, मतलब उस समय की लिपि मौजूद थी, लेकिन या तो हम आज तक उस लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं, या फिर उसके लिखे हुए सबूत इतने कम या अधूरे हैं कि उनसे कोई खास ऐतिहासिक जानकारी नहीं मिलती। तो हड़प्पा सभ्यता इस आद्य ऐतिहासिक श्रेणी में आती है क्योंकि हड़प्पा वासियों के पास अपनी एक विकसित लिपि थी, इसमें कोई दोहराई नहीं। उनके पास लिपि थी। हाँ, हमें उनकी हजारों मोहरों पर, तांबे की छोटी पट्टियों पर, मिट्टी के बर्तनों पर और दूसरी चीजों पर इस लिपि के निशान मिले हैं। किस तरह की लिपि थी ये? ये देखने में चित्रों और अक्षरों जैसे चिन्हों का एक मिश्रण लगती है। बहुत सारे अलग अलग चिन्ह हैं। लेकिन आज तक दुनिया भर की तमाम कोशिशों के बावजूद कोई भी विद्वान, कोई भी भाषाविद इस हड़प्पाई लिपि को पक्के तौर पर पढ़ने या समझने में कामयाब नहीं हो पाया है। मतलब पढ़ नहीं पाए? नहीं, ये अभी भी एक पहेली है, एक रहस्य बनी हुई है, एक अपठनीय, अनडिसाइफर्ड लिपि। मतलब वो लिख सकते थे, उन्होंने लिखा भी, पर हम जानते ही नहीं कि उन्होंने क्या लिखा। ये तो बड़ी निराशाजनक बात है। तो ये इतिहास की सबसे बड़ी अनसुलझी गुत्थियों में से एक है, और इसी वजह से हड़प्पा सभ्यता का हम जो भी इतिहास जानते हैं या जो कहानी हम बनाते हैं, वो पूरी तरह से पुरातात्विक सबूतों पर आधारित है। सिर्फ खुदाई में मिली चीजों पर? हाँ, शहर कैसे थे, इमारतें कैसी थीं, सड़कें, नालियां, मोहरें, मूर्तियां, औजार, बर्तन, गहने, अनाज के दाने, कंकाल, इन सब चीजों को जोड़कर ही हम अंदाजा लगाते हैं। हम उनके विचारों, उनके विश्वासों, उनके साहित्य या उनके शासन के बारे में सीधे उनके लिखे शब्दों से नहीं जान सकते। हमें सिर्फ भौतिक अवशेषों की व्याख्या करनी पड़ती है। ये तो एक बंद दरवाजे की तरह है जिसके पीछे पता नहीं कितने राज छिपे होंगे। चलिए, इस चर्चा में हमने जो मुख्य बातें समझी हैं उन्हें एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। हाँ बिल्कुल, हमने शुरुआत की उस हैरतअंगेज बात से कि कैसे हड़प्पा के लोग सदियों तक 5000 साल पुरानी ईंटों को अनजाने में इस्तेमाल करते रहे। हाँ, वो कमाल की बात थी। फिर हमने देखा कि कैसे 1856 में रेलवे लाइन बनाते समय ब्रेंटन बंधुओं ने अनजाने में इन खंडरों की खुदाई की और सभ्यता की पहली झलक मिली। इसके बाद 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा में और 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो में व्यवस्थित खुदाई शुरू की। इसने सर जॉन मार्शल जैसे लोगों के नेतृत्व में एएसआई के काम को भी एक नई दिशा दी। हमने नाम पर भी बात की, कैसे शुरू में सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया, लेकिन बाद में इसके विशाल फैलाव और पुरातात्विक परंपरा के कारण हड़प्पा सभ्यता नाम ज्यादा उपयुक्त माना गया। हाँ, और पिगट के जुड़वां राजधानियों वाले विचार पर भी हमने बात की और उसके मतलब को समझने की कोशिश की। फिर हमने इसके विशाल भौगोलिक विस्तार को देखा जो मिस्र और मेसोपोटामिया से भी बड़ा था, और 1000 से ज्यादा स्थलों में से कुछ प्रमुख नगरों हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चान्हुदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनवाली और राखीगढ़ी उनकी खासियतों को जाना। हमने ये भी समझा कि इसे कांस्य युगीन क्यों कहते हैं, लेकिन ये जरूरी बात भी नोट की कि असल में तांबे का उपयोग कांसे से कई ज्यादा था, शायद टिन की कमी के कारण। और आखिर में हमने इसे आद्य ऐतिहासिक काल में रखने का कारण समझा।
एक विकसित लिपि तो थी, पर उसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। और यही वो रहस्य है जो इस सभ्यता को और भी ज्यादा आकर्षक और मिस्टीरियस बना देता है। बिल्कुल। और यहीं से वो सवाल खड़ा होता है जो हमें भविष्य की ओर देखने पर मजबूर करता है। कौन सा सवाल? जरा सोचिए, अगर किसी दिन किसी नई तकनीक से या किसी संयोग से हम इस हड़प्पाई लिपि को पढ़ने में कामयाब हो जाएं, तो क्या होगा? हाँ। हमें उस प्राचीन समाज के बारे में, उनके धर्म के बारे में, उनके विश्वास, उनका सामाजिक जीवन, उनका ज्ञान विज्ञान, उनकी कहानियां, उनके कानून, दुनिया को वो कैसे देखते थे, इस सब के बारे में कितनी नई और शायद हैरान कर देने वाली बातें पता चल सकती हैं। ये कल्पना ही रोमांचक है। क्या पता वो अपने पतन के कारण खुद ही लिख गए हों, या उन्होंने यूनिवर्स के बारे में कुछ ऐसा लिखा हो जो हम आज समझ पाएं। कुछ भी हो सकता है। और 5000 साल पहले इतनी व्यवस्थित, इतनी फैली हुई और इतनी गूढ़ सभ्यता का होना और फिर गायब हो जाना, ये अपने आप में मानव इतिहास का एक बहुत बड़ा आश्चर्य है तो। और ये सोचना कि उनकी आवाज, उनके विचार कहीं ना कहीं उन मोहरों और बर्तनों के टुकड़ों पर लिखे हुए हैं, बस हम उन्हें सुन नहीं पा रहे, ये सचमुच इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। शायद किसी दिन यह रहस्य सुलझेगा, कौन जाने। तब तक हमें इन्हीं पुरातात्विक टुकड़ों को जोड़कर इस शानदार रहस्यमयी सभ्यता की कहानी कहते रहना होगा और सोचते रहना होगा कि वे असल में कौन